कहानी की शुरुआत में हमें राफेल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कचरे के ढेर से स्क्रैप इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उसे वहां पड़ा एक लाल रंग का पर्स मिलता है। जब वो पर्स को खोलकर देखता है तो उसमें उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो खुशी से फौरन अपने दोस्त को बुलाता है और उसे इस बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन उसके दोस्त के जाने के बाद राफेल उस पर्स के अंदर और चीजें खंगालता है, जिसमें उसे जॉर्ज नाम के आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। साथ ही उसमें एक छोटी बच्ची की फोटो मिलती है जो दिखने में बहुत अजीब थी, पर आगे जाकर ये इस पूरी कहानी का रुख पलटने वाली थी। अब यहाँ से हम फ्लैशबैक के सीन में जॉर्ज नाम के आदमी को देखते हैं जो कि गहरे सदमे से गुजर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी पिया जो कि सिर्फ 10 साल की थी उसकी अब मौत हो चुकी है और वो उसे एक ताबूत में रखकर उसे दफनाने ले जा रहा है। लेकिन यहाँ वो किसी चीज से काफी डरा हुआ होता है और यही वजह है कि वो उसे दफन करते वक्त उदास होने से ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। अब जॉर्ज वापस आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टाउन में पुलिस आ गई है। ये देखकर वो किसी को कॉल करता है और उसे वार्न करता है कि वहां से निकल जाओ। जॉर्ज अपने पर्स में अपनी बेटी की फोटो रखता है और एक चाबी भी, जो कि किस चीज की है ये हमें नहीं पता। पुलिस को देखकर वो भागना शुरू करता है, लेकिन तब तक पुलिस उसके घर के अंदर आ चुकी थी। वो खिड़की से बाहर निकल जाता है और लॉबी से होकर भागने लगता है, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पैर में लगती है जो एक पुलिस ऑफिसर ने चलाई थी और जख्मी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता। तभी उसे साइड में एक गार्बेज ट्रक दिखाई देता है। वो फौरन अपना वही पर्स उसमें फेंक देता है। ये करते हुए पुलिस भी उसे देख लेती है, लेकिन वो उस ट्रक तक पहुंच नहीं पाती और यहाँ उनके हाथ जॉर्ज लग चुका था। यहाँ पर हम फ्रेडी नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो किसी के कहने पर जॉर्ज को बहुत मारता है। वो उसे इस पर्स के बारे में बार बार पूछता रहता है, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जिसका नाम ओलिविया है। वो यहाँ एक एनजीओ चलाती है और इन स्लम के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश कर रही होती है। वो बहुत सालों से ऐसा करती आ रही है, जिससे इन बच्चों में सुधार भी आया है। साथ ही वो उन्हें कुछ खाने पीने का सामान भी देती रहती है। अब इस दौरान स्लम में कुछ गाड़ियां आती हैं जिसमें फ्रेडी भी होता है। वो उस पर्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है जो कि राफेल के पास है। वो गरीब लोगों से कहता है कि अगर किसी को लाल रंग का पर्स मिले तो वो हमें वापस कर दे, उसके बदले में उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ इस बारे में किसी को भी पता नहीं था, पर जब इस बात का राफेल सुनता है तो उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस पर्स में ऐसा क्या है जो इतनी शिद्दत से उसे ढूंढा जा रहा है। तभी उसका दोस्त जॉन फ्रेडी से पूछता है कि उस पर्स में ऐसा क्या है, तो वो बताता है कि ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वो कहता है कि हम कई सारे केसेस सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी को पता है तो हमें बता दो, उसके बदले में तुम्हें $1000 मिलेंगे। ये सुनकर जॉन अपने दोस्त राफेल की तरफ देखता है, लेकिन वो इशारों में मना कर देता है। फ्रेडी समझ जाता है और उसे इन पर हल्का सा शक भी होता है, पर वो अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। राफेल कहता है कि मेरी माँ ने हमेशा बताया था कि कभी भी किसी पुलिस वाले पर भरोसा मत करना, इसीलिए मैंने उसे मना किया। वो हमें कभी भी पैसे नहीं देता। अब रात को दोनों अपने तीसरे दोस्त रैट के पास जाते हैं। इस पर्स को लेकर वो उसे सारी बातें बताते हैं। रैट उनसे कहता है कि पहले तो हमें इस चाबी के बारे में जानना होगा कि आखिर ये किस चीज की है। उन्हें उस चाबी पर एक लॉकर का नाम लिखा मिलता है और एक नंबर भी। अब ये तीनों शहर के उस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं जहाँ वो पुराना लॉकर मिल जाता है, लेकिन उसके आसपास पुलिस खड़ी मिलती है। अगर उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की तो ये पकड़े जाएंगे। पर यहाँ जॉन एक प्लान बनाता है। वो किसी लड़की का पर्स छीनकर भागने लगता है, जिसके पीछे सारी पुलिस लग जाती है। इसी का फायदा उठाकर ये दोनों उस लॉकर को खोलते हैं। उसके अंदर से उन्हें एक लेटर मिलता है और पिया के कुछ फोटोज मिलते हैं। फोटो के पीछे कुछ नंबर भी लिखा होता है। उन्हें लग रहा था कि शायद इसके अंदर कुछ कीमती चीज मिलेगी या पैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसे दोनों उदास होकर वापस घर के लिए निकल जाते हैं। पर यहाँ उनका दोस्त रैट कहता है कि जरूर नंबर्स और लेटर के पीछे कोई राज है, हमें इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमें इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कुछ बड़ा निकला तो हम करोड़पति बन सकते हैं। ये तीनों वहाँ से डायरेक्ट ओलिविया के घर जाते हैं, जहाँ पर वो बाहर किसी से बात कर रही थी और ये उसके लैपटॉप में क्लेमेंट नाम के एक आदमी के बारे में सर्च करने लगते हैं। ये वही आदमी था जिसके नाम पर ये लेटर सेंड किया गया था। इन्हें पता चलता है कि ये एक लॉयर था, पर किसी बड़े जुर्म की वजह से पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं है। वो उसकी पूरी जानकारी को प्रिंट करके निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रेडी जो स्लम में सभी पर नजर रखे हुए था, वो नोटिस करता है कि वो दोनों बच्चे काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। इस बारे में वो एक लड़के से पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कई दिनों से यहाँ नहीं आया। तब यहाँ फ्रेडी का शक यकीन में बदल जाता है, इसलिए वो उस रात उन्हें उठाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ वो तीनों उस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। रेड कहता है कि मुझे लगता है कि ये जरूर कोई सीरियल किलर हो सकता है जो जेल में बंद है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाकर गेम खेलने लगता है। पर इतने में उसकी नजर
राफेल पर पड़ती है, जिसको कुछ पुलिस वाले जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे होते हैं। वो उनका पीछा करता है पर पकड़ नहीं पाता और तब वो भागते हुए फादर के पास जाते हैं जो इस एनजीओ की देखभाल करते हैं। वो उन्हें सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि हमें उसे ढूंढना चाहिए। फादर फौरन पुलिस स्टेशन जाकर उसके बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि राफेल को पुलिस स्टेशन लाया ही नहीं गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले राफेल को फ्रेडी के पास ले जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ वो उसे पूछता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा पर्स मिला है तो हमें बता दो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और साफ मना कर देता है। तब वो कार की डिग्गी में उसे बंद कर देता है और कार को बहुत जोर से टक्कर मारता है, जिससे कि राफेल पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे डिग्गी से बाहर निकालता है और फिर से वही सवाल करता है कि वो पर्स कहाँ है, लेकिन राफेल कहता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर फ्रेडी का दिमाग घूम जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने साथी ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि इसे पीछे ले जाकर मार दो। वो ऑफिसर उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और साइड में गोली चला देता है। वो सोचता है क्या करे, अनाथ बच्चे को मारकर उसे क्या मिलेगा, इसीलिए वो उसे जाकर झूठ बोल देता है कि वो मर गया। अगली सुबह वहाँ के कुछ लोग राफेल को ऐसी जख्मी हालत में देखते हैं और जल्दी से एनजीओ में लाते हैं। फादर जल्दी जल्दी उसकी मरहम पट्टी करते हैं और कुछ देर बाद वो उसे पूछते हैं कि क्या वो पर्स तुम्हारे पास है, लेकिन वो उन्हें भी मना कर देता है। अब यहाँ जॉन जो कि उसका दोस्त है, उसके घर वाले उसे राफेल के साथ रहने से मना करते हैं ताकि उसके चक्कर में वो भी ना फंस जाए, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और उसके पास जाकर उसे वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद तीनों लड़के डिसाइड करते हैं कि वो उस लेटर वाले आदमी से जाकर मिलेंगे जो इस वक्त जेल में बंद है। अब यहाँ जॉन ओलिविया से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए शहर जाना है अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, पर वो उसे एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उसके साथ चलना होगा क्योंकि वो एक अमेरिकन है और यहाँ पर अमेरिकन लोगों की काफी चलती है, जिस वजह से उन्हें जेल में मिलने दिया जाएगा। वो राफेल की बात मान जाती है और सभी कपड़े चेंज कर लेते हैं। रैट और राफेल उनसे झूठ बोलकर निकल जाते हैं कि उन्हें शहर घूमना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो असल में एक बंगलो में जाते हैं जहाँ जॉर्ज पहले काम किया करता था। वो इतनी सारी खुराफत बस इस चीज के लिए कर रहे थे ताकि उन्हें इस चाबी और उस नंबर के बारे में पता चल सके। वहीं ओलिविया अपने पासपोर्ट की मदद से जेल के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ हम पहली बार उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्लेमेंट है, जो कि अब काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन यहाँ वो मना कर देता है कि वो उस लड़की को नहीं जानता। ओलिविया उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाती क्योंकि वो पोर्चुगीज में बात कर रहा होता है। जॉन उसे झूठ बोलकर लाया था कि वो उसकी दादी जी हैं। अब उसका प्लान फेल हो रहा होता है, पर इसके बाद जॉन उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और आखिर में जब वो उसे वही लेटर में लिखी हुई बातें बताने लगता है तो वो बूढ़ा आदमी रोने लगता है, जिसे देखकर ओलिविया उसके पास जाकर बैठ जाती है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें और क्या पता है, मुझे सब कुछ बताओ। तो जॉन उस लेटर को याद करके उसे पढ़ना शुरू करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि जॉर्ज सालों पहले जहाँ पर काम करता था वो एक माफिया बिजनेसमैन था जिसके पास पैसों की भरमार थी। और एक दिन जॉर्ज ने उन सारे पैसों को और कुछ पेपर्स को चुरा लिया क्योंकि वो शहर में बहुत बड़ा करप्शन कर रहा था और देश को बर्बाद कर रहा था। पैसे चुराने के बाद उसने वो जॉब छोड़ दी और अपने घर आ गया, पर कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई और फिर एक दिन उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। या वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पिया मेरी नेफ्यू थी, यानी कि ये आदमी पिया का दादा है और तब से लेकर आज तक वो माफिया अपने पैसों के लिए जॉर्ज को तकलीफ दे रहा है, लेकिन वो पैसे कहाँ है जॉर्ज के अलावा किसी को पता नहीं है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी को इन सभी बातों पर यकीन हो जाता है और वो जॉन से कहता है कि अब तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन वो जगह कहाँ पर है जहाँ जॉर्ज ने उन पैसों को छुपाया था ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस वक्त वो अपने एक आदमी से कहता है कि जब ये लड़का बाहर निकले तो तुम इसे मेरी बाइबल दे देना जिसमें तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब बाइबल की मदद से उन्हें कुछ पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले उस बाइबल की जरूरत है जो कि उस बूढ़े आदमी के दोस्त के पास है। पर यहाँ पर साइड में खड़ी ओलिविया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि असल में यहाँ क्या चल रहा है, और इसीलिए जब वो घर आती है तो उस बारे में उसे पूछती है, लेकिन वो उसे भी कुछ नहीं बताता। तभी राफेल कहता है कि आप हमारी एक वीडियो शूट करो कि आखिर फ्रेडी ने हमारे साथ क्या किया। वो उस बात के लिए मान जाती है और उनकी एक वीडियो बनाती है जिसमें राफेल बताता है कि फ्रेडी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी तरह बच गया क्योंकि दूसरे ऑफिसर ने उसे नहीं मारा। ये वीडियो को इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है, जिसके कुछ देर बाद बवाल मच जाता है। सभी लोग फ्रेडी को गालियां देने लगते हैं। इतने में फ्रेडी भी उस वीडियो को देख लेता है और फौरन उनके घर पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ही वो तीनों वहां से निकल जाते हैं।
पर यहाँ पर फ्रेडी को ओलिविया के घर पर वही लाल पर्स मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उन लड़कों को पैसे के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो ओलिविया से उनकी लोकेशन पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं। और इसी गुस्से में फ्रेडी ऑर्डर देता है कि इस पूरे स्लम को जला दो। जिसके बाद वो स्लम को आग लगा देते हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। उनके रहने और खाने का सामान सब जल जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें अब कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो आदमी जिसके पास बाइबल है वो उनसे पैसे मांग रहा होता है। इसलिए जॉन फादर के घर जाता है और उनके पास जितने भी पैसे थे वो उन्हें चुरा लेता है। पर वो एक पोस्टर भी वहाँ छोड़ देता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये जॉन लेकर गया है, पर क्यों चुराई ये उन्हें अभी तक पता नहीं होता। इसके बाद रैट सभी को अपना प्लान समझाता है, खासकर जॉन को, जिसे उस आदमी के पास जाना है उस बाइबल को लेने के लिए। वो उसे बताता है कि उसे लड़ाई मत करना, क्योंकि पुलिस हमें ढूंढ रही है। वो कहता है कि पहले बाइबल लेना और फिर पैसे देना, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। जॉन पहले पैसे देने लगता है और सोचता है कि वो बिना पैसे दिए ही बाइबल को लेकर भाग जाएगा। हालांकि वो ऐसा करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है, जो उस आदमी को पकड़ लेती है। पर जॉन भागने में कामयाब हो जाता है। अब कुछ देर बाद वो तीनों फिर से एक जगह पर मिलते हैं। अब इनका अगला स्टेप था फोटो के पीछे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनकी पहेलियों को सुलझाना। राफेल इस काम में लग जाता है। वो सबसे पहले उन नंबर्स को देखता है। पहला था 909 यानी कि पेज नंबर 909। इसके बाद था 4 यानी कि चैप्टर 4। अगला था 3 यानी कि पॉइंट नंबर 3 और आखिर में था नंबर 10, जिसका मतलब था कि तीसरी लाइन का 10वां वर्ड। अब इन सब चीजों में एक चीज कॉमन थी और वो थी किसी भी जानवर के नाम, जैसे कि को डॉग, जिसे देखकर राफेल को उस लॉटरी के बारे में याद आता है जो उसे पर्स में मिली थी। वो जानवरों को आगे लिखे हुए लॉटरी नंबर से मैच करते हैं, जो किसी एड्रेस की तरफ इशारा कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर जॉन आता है, जो उन्हें बताता है कि पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। वो फौरन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो उस नंबर को मिटा नहीं पाते, जिसकी वजह से फ्रेडी उसे देख लेता है। उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उधर राफेल सबसे छुपते छुपाते कब्रिस्तान में पहुंचता है, लेकिन अभी उसे उस पहेली का ख्याल नहीं मिला था। इस दौरान उसके हाथ में एक जीसस की फोटो होती है, जो उन्हें इस पर्स के अंदर से मिली थी। तभी उसे ध्यान आता है कि जॉर्ज के सबसे ज्यादा करीब उसकी बेटी थी और उसके मरने के बाद भी जरूर वो पैसे उसकी बेटी के आसपास ही होंगे। इसलिए वो उसी कब्रिस्तान पर पिया की कब्र को ढूंढने लगता है, जो उसे मिल जाती है और वो वहाँ पर चेक करने लगता है। पर इस दौरान पीछे उसे पिया खड़ी हुई दिखती है। दरअसल वो कभी मरी ही नहीं थी। जब तक जॉर्ज पुलिस के हाथ नहीं आया था तब तक वो यहाँ पर आता था और उसे खाना लाकर देता था, लेकिन उसके जाने के बाद वो भूखी रहती थी। इसलिए वो राफेल से कुछ खाना मांगती है, लेकिन इस दौरान वहाँ फ्रेडी आ जाता है, जिसने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया होता है। अब वो तीनों से कहता है कि इस कब्र को खोदो। वो उसे खोदना शुरू करते हैं, जिसके अंदर से उन्हें $1 मिलियन मिलते हैं और साथ में एक रजिस्टर भी, जो कि उन करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती था। ये देखकर फ्रेडी उस माफिया डॉन को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वो रजिस्टर मिल गया है। तभी पीछे से पिया आकर उसके सर पर हमला कर देती है, जिससे वो गिर जाता है और इतने में राफेल उसे बंदूक छीन लेता है और उस पर तान देता है। अब ये सब देखकर जॉन कहता है कि इसे मार दो, लेकिन राफेल ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ उसे वैसी हालत में छोड़कर सारे पैसे लेकर निकल जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले अपने फादर को सारे पैसे लौटा देते हैं और बाद में कुछ पैसों को स्लम की सबसे ऊंची जगह जाकर उड़ा देते हैं, ताकि जिन लोगों के घर उनकी वजह से जले थे वो अपने घर दोबारा बना सकें और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इतने पैसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वो 3 की जगह 4 हो गए थे और उनके साथ पिया भी मौजूद थी, जिसे लेकर वो शहर से दूर एक आइलैंड पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो बचे हुए पैसों से खूब मस्ती करते हैं। लेकिन यहाँ पर फादर और ओलिविया काफी परेशान थे कि बच्चे कहाँ चले गए। तभी उन्हें उन पैसों के साथ एक रजिस्टर भी मिलता है, जिसमें कहानी का असली सच छुपा हुआ था। रजिस्टर में सारी डिटेल थी कि सैंटोस जो कि माफिया था, उसने कहां कहां पर करप्शन किया था। पैसों के साथ वो सारी जानकारी उस रजिस्टर में मौजूद थी। फादर और ओलिविया उन सारी डिटेल्स को ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, जिससे कि पूरे शहर में भूचाल आ जाता है। सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। पूरे शहर के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और उस माफिया जो कि पॉलिटिशियन बन चुका है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। शहर के सभी लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर वो बच्चे कहाँ हैं। सब इन तीनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये चारों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।